हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लास 9। यदि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होता है या क्लास 10 में है, यदि आपको दिक्कत होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और उस स्टेप्स को फॉलो करने के लिए चलिए थोड़ा सा अपने एरिया को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और यदि आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्टी होता है ना तो ये वीडियो आपके लिए है। थोड़ा सा बने रहिए और देखिए इसको कैसे हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, और ये है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है। जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं तो आपको पहला काम करना है कि आरएचएस को जीरो बना देना है। पहला काम आपको करना है कि आरएचएस को जीरो बना देना है। तो चलिए जीरो तो आपने बना दिया। इक्वेशन 1 को आप सॉल्व कर रहे हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दीजिए और आरएचएस को जीरो बना दीजिए। इसके बाद काम आता है A1। क्या होता है सर A1, पता है आपको? नहीं पता है सर? दो वेरिएबल होते हैं, है ना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं। पहला वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग A1 कहते हैं, और जो दूसरा वेरिएबल होता है हम लोग उसका कोएफिशिएंट को B2 कहते हैं। और C1 किसको कहते हैं? तो C1 होता है सर जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, उसे हम लोग C1 कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे x और y हमारा वेरिएबल है दो, x और y। किसी प्रॉब्लम में सर a और b होगा तो आप क्या करेंगे सर? तो आप बोलेंगे सर A1 का मतलब a का वैल्यू तो कैसे लिखेंगे आप? सर a और b यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि जिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो पहला वेरिएबल है वो A1 क्या होगा, उस पहला वेरिएबल का कोएफिशिएंट होगा, और B2 क्या होगा या B1 क्या होगा, तो दूसरा वेरिएबल का कांस्टेंट होगा वो। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है। A1 का वैल्यू 8 हो गया और B1 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, +5 हो गया, और C1 का वैल्यू यहाँ पे -11 हो गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा। आरएचएस जीरो बनाना कंपलसरी है, कंपलसरी है तो है। तो x का जो कोएफिशिएंट है उसको A1 बोलेंगे, y का जो कोएफिशिएंट है उसको B1 बोलेंगे, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है उसको आप C1 बोलेंगे। चलिए इतना हो गया। अब करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 चलिए उतारिए 3x - 4y। क्या वैसे उतारेंगे? नहीं, आपको आरएचएस बना देना है जीरो। आरएचएस आपने बना दिया जीरो, आरएचएस हो गया जीरो। अब क्या होगा, 1 1 1 क्यों लिखे थे सर? 1 1 1 क्यों लिखे थे? क्योंकि वो इक्वेशन 1 से था। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं A2 यानी कि +3, B2 यानी कि -4, C2 यानी कि -10। ठीक है ना सर। x के कोएफिशिएंट, x मतलब पहला वेरिएबल का कोएफिशिएंट को हम लोग यहाँ पे लिख लिए a, दूसरा वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम लोग यहाँ पे लिख लिए b, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो हमारा हो गया C2। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 आ गया ना सर, कितना इजी। A1 B1 C1, A2 B2 C2। अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद कुछ नहीं करना है सर। ध्यान रखिए, आपको जो मैं बताता हूँ उसको केवल आप याद कर लेंगे तो आपके लिए सवाल जो है बिल्कुल इजी हो जाएगा। यहीं के इसी के बाद तो डिफिकल्टी है सर। कुछ नहीं बोलना है सर, केवल आपको बोलना है BC CA AB, बस इतना याद रखिए सर। क्या है सर ये? BC CA AB। फिर क्या करेंगे सर? फिर बगल में इसके ऊपर पे लिखेंगे 1 2 2 1। क्या सर इतना याद नहीं रख पाएंगे? ये तो ट्रिक है सर, बस इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए और चुटकियों में सवाल बनेगा सर। देखिए BC CA AB, BC CA AB, BC CA AB, 1 2 2 1, 1 2 2 1। चलिए लिखिए, फटाफट लिखिए। ये हो गया BC - BC, CA - CA, AB - AB। कितना इजी है ना सर? कितना इजी है ना? बोले सर ये क्या लिख दिया आपने? अरे सर रुकिए, अभी जो 1 2 2 1 है ना उसका तो यूज करेंगे ना। तो पहले भी चला गया 1 2 2 1, 1 2 2 1, इसके बाद 1 2 2 1। हो गया ना सर, सारा डर खत्म। यही
तो दिक्कत था आपके एग्जाम में। आप करते थे क्या, आप ये इक्वेशन लिखने में ही आपकी नानी याद आती थी। सर हमारी भी आती थी सर जब हम स्टूडेंट थे, तो ये ट्रिक का हेल्प लिया और आज तक कभी भी भूल जाता हूँ, बस इसी को बोलता हूँ BCCA AB 1 2 3 और सवाल हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे सर वैल्यू पुट करेंगे ना सर। पहला क्या है सर, पहला बोल रहा B1C2, ये क्या कह रहे हैं सर, B1 मतलब सर इक्वेशन 1 से लेंगे B का वैल्यू, तो इक्वेशन 1 से लेंगे B का वैल्यू, तो ये क्या हो गया सर 5 हो गया, इंटू C2 क्या कह रहा है सर, C2 कह रहा है इक्वेशन 2 से लेंगे C का वैल्यू, तो क्या हो गया सर 10 हो गया सर, माइनस में 10 हो गया, ओके फिर माइनस का साइन। अब बोल रहा है सर B2, क्या बोल रहा है B2C1, B2 मतलब सर इक्वेशन 2 से लेंगे B का वैल्यू, तो इक्वेशन 2 से लेंगे सर, लेंगे तो ले लिया। अच्छा जिसका भी वैल्यू माइनस में होगा उसको ब्रैकेट में एकदम 100% रखिएगा सर, नहीं तो सवाल गलती हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है आपका C1, C1 मतलब इक्वेशन 1 से लेंगे तो आपका -11, क्या सर इतना नहीं कर पाएंगे आप, आई होप सब्सटीट्यूट करना है सर, ऊपर से उठाइए और वैल्यू पुट कीजिए। तो जैसे B1C2 का वैल्यू पुट किया, B2C1 का वैल्यू पुट किया, वैसे ही अब आपके पास है सर C1A2, तो C1 मतलब सर इक्वेशन 1 से C का वैल्यू, तो वो y के नीचे लिखाएगा सर, है ना, तो चलिए लिखते हैं -11। A2 मतलब सर इक्वेशन 2 से लेना है, C2 मतलब इक्वेशन 2 से लेना है ना, और जिसका वैल्यू माइनस में होगा ब्रैकेट रख दीजिएगा, और A1 इक्वेशन 1 से लेना है ना, ये हो गया सर। और अब क्या करना है सर, अब तो लास्ट टाइम आ गया 1 का, A1B2 यानी A1B2, यानी A1 का मतलब इक्वेशन 1 से लेना है सर, B2 मतलब इक्वेशन 2 से लेना है सर B, अब आ गया सर A2 मतलब इक्वेशन 2 से लेना है सर, चलिए तो ये हो गया 3। अब है B1 इक्वेशन 1 से लेंगे सर 5, तो उसके नीचे नहीं ले जाता हूं क्योंकि उसके नीचे यदि लेके जाऊंगा तो शायद आपको दिखाई ना दे, इसलिए इस साइड अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या है सर इसमें, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक्स के नीचे कितना है सर, 5 10 50, है ना, माइनस में 50, और 11 4 से 44, और माइनस में 44 आ गया सर। y का वैल्यू नीचे कितना आ रहा है सर, 11 3 से 33, ओके, और माइनस इंटू माइनस प्लस 80, प्लस में 80 आ रहा है, इक्वल टू 1 के नीचे क्या आ रहा है सर, 8 4 जा 32, है ना, और 3 5 जा 15। अरे सर ये क्या हो गया, चलिए देखिए, ये माइनस में है सर, और 3 5 जा 15, ठीक है ना सर, ये हो गया सर। बस गलतियां तो सर इंसान से होता है, साइन में कुछ भी गलती हो गया तो बवंडर आप मचा देंगे, हम भी मचा देते हैं। चलिए देखते हैं x इज इक्वल टू क्या होने वाला है, x अपॉन माइनस में 47, लास्ट वाला लेंगे सर, 1 अपॉन 47 माइनस में, ठीक है ना सर, नहीं यहाँ पे तो सर हम लोग माइनस में 94 लेंगे, मैं भी बोल रहा था बवंडर तो मचा ही देते हैं, तो ऐसा हो ही जाता है। चलिए x इज इक्वल टू -94 डिवाइडेड बाय -47, यू गॉट +2। अब ये y के साथ क्या है सर, तो यहाँ पे प्लस में 47 है और इक्वल टू माइनस में 47 है, ठीक है ना, तो y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, तो हमारे पास में आ जाएगा, हमारे पास में 47 डिवाइडेड बाय 47, बट आई गेट -1, तो सर आंसर चेक करना होगा ना, आंसर तो चेक करना होगा, चलिए चेक करके देखते हैं। ये हमारा सर आंसर आ चुका है ना, x और y का वैल्यू आ चुका है, आप लिख देंगे x इक्वल टू +2 एंड y इज इक्वल टू -1। फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये मेरा बनाया हुआ राइट है क्या, इतना मेहनत करके बनाया, इतना दिमाग लगाया, गलती तो हो ही जाता है, मेरे से भी कितनी बार गलती होता है, हमारा जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस लेता है उनको पता है कि जल्दबाजी में जल्दी बनाता हूँ, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है, फिर बाद में करेक्शन करता हूँ सेकंड टाइम में। चलिए तो यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया तो चलिए फटाफट इसको मिटा लेता हूँ, यदि आपको जरूरत पड़ेगा तो आप पैक करके ले लेंगे। चलिए तो अब हमारे पास टाइम है चेक करने का, यदि ये हमारा इक्वेशन वेरीफाइड हो गया तो हम समझ जाएंगे हमको 11 लाना है,
8 into 2, 5 into -1. सो अच्छा प्लस है, गलती मत कीजिए, 8 टू जा 16 -5, सो आई गॉट 11 प्लस में। तो ये हमारा LHS था और RHS में भी हमको क्या दिख रहा है, +11 दिख रहा है, यानी कि इतना मेहनत करके जो हमने बनाया वो राइट हो गया सर। तो लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये पहला ही सवाल था। मैं और भी ऐसे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेके आऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, कई सारे सवाल मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वेट कीजिए नए वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय।